अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया पर खूब सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग 6 to 1 यानी CS6 to 1 का लेक्चर नंबर या यूँ कह लें कि वीक नंबर 8 कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीक 7 तक सब चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीक 8 में हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है रेप्लिकेशन ऑफ डेटा। रेप्लिकेशन ऑफ डेटा है क्या? रेप्लिकेशन ऑफ डेटा जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डेटा को कॉपी करता है या रेप्लिकेट करता है। अब ये डेटा वो डेटा होता है जो फिजिकल और वर्चुअल सर्वर पर मौजूद होता है, या हम कह सकते हैं कि क्लाउड इंस्टेंस पे पाया जाता है। इससे वो कॉन्टिन्यूसली हम जब इसके डेटा को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं यानी कॉपी कर रहे होते हैं सेकेंडरी सर्वर पर या किसी क्लाउड इंस्टेंस पर, उस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो डेटा को रेप्लिकेट इसलिए करती हैं कि वो सपोर्ट कर सके अपनी हाई अवेलेबिलिटी को, बैकअप को और डिजास्टर रिकवरी को। रीजंस आपके पास आते हैं कि हम रेप्लिकेशन करते क्यों हैं। डेटा जो रेप्लिकेट हो रहा होता है ये रिलायबिलिटी ऑफ अ सिस्टम को इंक्रीज कर देता है। रेप्लिकेशन जो हो रही होती है ना वो परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करती है। अब वो कैसे करती है? स्केलिंग इन नंबर, स्केलिंग इन जियोग्राफिकल एरिया। करप्शन, डेटा करप्शन के अगेंस्ट भी हम जब डेटा को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं तो हम प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं डेटा को अगेंस्ट डेटा करप्शन। अभी हमने बात की स्केलिंग डेटा की, तो अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन के अंदर हम स्केलिंग टेक्निक कैसे यूज करते हैं। स्केलिंग टेक्निक जो होती हैं ये रेप्लिकेशन और कैचिंग की परफॉर्मेंस पर काफ़ी वाइडली अप्लाई की जाती हैं। अब जब हम रेप्लिकेट करें कोई डेटा यानी उसे मूव करें क्लोजर टू वेयर इट इज़ नीडेड हेल्प टू सॉल्व द स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम व्हेन सिस्टम स्केल। कहा यह गया कि जब हम सिस्टम पे प्रॉब्लम आ गई, स्केलिंग प्रॉब्लम जो आ गई, तो इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? हम इस पे क्या करेंगे, हम रेप्लिकेट करेंगे सारे डेटा को और उसे ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इससे होगा क्या? जब ट्रांसफ़र होगा ना तो वो रेप्लिकेशन की वजह से वो सेव हो जाएगा डेटा। तो इस तरह हम उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे और उसके प्रॉब्लम को स्लूट कर देंगे यानी उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। नेक्स्ट आपको कहा गया कि जो बड़ी प्रॉब्लम है ना जो एसोसिएट की जाती है परफॉर्मेंस के साथ, वो होती है सिस्टम अगर बड़ा है तो वो वर्क स्लो करेगा। सो एक ये हमारे पास एक इशू था जो कि काफ़ी ज़्यादा मेजर था। हम फर्दर जैसे मूव करेंगे हम इस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू रिलेटेड था, तो आपको ये याद रखना है कि जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ना वो है जबकि सिस्टम जैसे ही बड़ा होता जाता है तो उस पर जो वर्क होता है यानी कि जितना लोड ज़्यादा होगा उतना ही आहिस्ता वो वर्क करेगा। इसके बाद ही रेप्लिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। जब हम इम्प्रूव करते हैं रेप्लिका को यानी कि जब हम ऐड कर देते हैं ना रेप्लिका, तो इससे क्या होगा? हम स्केलेबिलिटी को इम्प्रूव कर देंगे। ये हमें ये प्रोवोक करता है सिस्टम को कि वो रेप्लिका की वजह से अप टू डेट हो। अब जो सॉल्यूशन है वो जो प्रॉब्लम था इसका जो सॉल्यूशन था वो रिलैक्सेशन करता है कंसिस्टेंटी कंस्ट्रेंट के अंदर। अगर हम कहें ना कि यहाँ पे ना रेप्लिकास जो है वो किसी सेम थिंग के काफ़ी सारे हैं, तो इससे होगा क्या? अब जब हमने बात की कंसिस्टेंसी स्ट्रेंट की, तो कंस्ट्रेंट के अंदर हम जब देखते हैं कि एक या एक से ज़्यादा मौजूद होगा रेप्लिका, लेकिन जैसे ही हमने बहुत ज़्यादा रेप्लिका की बात कर दी एक ही चीज़ के बार बार रिपीट कॉपी करने की वजह से, तो सिस्टम के अंदर कंसिस्टेंट नहीं रहता यानी सिस्टम यानी इसके अंदर कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद डेटा कंसिस्टेंसी मॉडल क्या है? कंसिस्टेंसी को अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो वो नंबर ऑफ वेज होते हैं। लाइक जब हम कंसिस्टेंसी मॉडल को देखते हैं तो हम प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे होते हैं। अब प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं मॉडल पर। कंसिस्टेंसी मॉडल जो होता है इसे दो ब्रॉडर कैटेगरीज में डिफाइन किया गया। फर्स्ट है डेटा सेंट्रिक, सेकंड है क्लाइंट सेंट्रिक। अब जब हम डेटा सेंट्रिक के अंदर देखते हैं तो हमें पता चला कि कॉन्टिन्यूस कंसिस्टेंसी को अपने अंदर महफूज रखता है। इसके अंदर जो कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग ऑफ ऑपरेशन होती है वो या तो कैजुअल होती है या फिर वो ग्रुपिंग के अंदर होती है। याद रखिएगा,
डेटा सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कॉन्टिन्यूस कंसिस्टेंसी रखता है। इसमें कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस और होती है, ऑपरेशंस और होते हैं। अब वो ऑर्डर्स क्या होते हैं, या तो वो कैजुअल होगा या वो ग्रुपिंग होगा। ऑन द अदर हैंड क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर हम इवेंचुअल कंसिस्टेंसी कर रहे होते हैं। इसमें मोनोटोनिक राइट्स हो रहे होते हैं, रीड यू राइट हो जाता है, राइट फॉलो रीड्स हो जाते हैं। अब हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो डेटा कंसिस्टेंसी मॉडल के अंदर सबसे पहले जो डेफिनेशन हमारे सामने आती है वो ये इसकी क्या आती है कि इसमें होता क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक सिस्टम और प्रोसेस के दरमियान एक, या यूँ कह लें कि डेटा स्टोर और प्रोसेस के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उसमें ये था कि अगर प्रोसेस जो होगा ना वो सर्टेन रूल्स को ओबे करेगा तो जो स्टोर है वो प्रॉमिस करता है कि वो करेक्टली वर्क करेगा। आप समझ लो कि एक ऐसा मुआहदा तय पाया प्रोसेसर और उसके डेटा स्टोर के दरमियान कि अगर प्रोसेसर जो होगा वो एग्री करेगा सारे रूल्स को तो स्टोर जो है वो अच्छे बच्चों की तरह काम करेगा। अब डेटा सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल, अब जो डेटा जो होता है जो स्टोर किया जाता है या तो वो रीड किया जाता है या फिर वो राइट किया जाता है। अब ये कैसे मुमकिन है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पर प्रोसेसर ने डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ये वर्क। अब एक लोकल कॉपी ऑफ डेटा स्टोर है, लाइक रेप्लिका स्टोर है ना आपके डेटा स्टोर के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो फास्ट रीड करेगा। लाइक देखिए, अगर मैं यहाँ पे अगर रेप्लिका की बात करती हूँ, देखें अब अगर हम इसे रीड अलाउड कर देते हैं यानी कि इसके अंदर स्टोर है, स्टोर होने की वजह से हम इसे ओके करेंगे तो ये बोलना शुरू कर देगा क्योंकि इसमें वर्क कर रहा था, जल्दी जल्दी बात करेगा। तो इस तरह ये प्रोसेस से वर्क कर रहा होता है। ये एक आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल है, अदरवाइज यहाँ पे कोट नहीं कीजिएगा क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग नहीं है। इसके बाद ये डेटा सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल के अंदर कॉन्टिन्यूस कंसिस्टेंसी हमने बात की ना कि कॉन्टिन्यूस डेटा सेंट्रिक जो है वो कॉन्टिन्यूस कंसिस्टेंसी रखता है। इसमें जो डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी है ना ये हमारे सामने लाई थी यू और वहदत, यानी 2002 में उन्होंने एक जनरल अप्रोच सामने लाई थी जिसमें उन्होंने डिस्टिंग्विश किया था कि जो डेटा इंडिपेंडेंट एक्सेस है ना जो कि हमें बताता है कि इनकॉन्सिस्टेंसीज कैसे पाई जाती हैं, तो वो तीन तरह के हैं। फर्स्ट है रेप्लिका में डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी वो नंबर्स में डिफरेंट हो सकता है, और रेप्लिका जो होगा वो रिलेटिव स्टेलनेस की वजह से भी डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, या यू कह ले कि दे आर मेड डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ परफॉर्म अपडेट ऑपरेशन। अब जब हम परफॉर्म अपडेट ऑपरेशन के ऑर्डर्स की बात करते हैं तो उनमें डिफरेंस की वजह से भी हम रेप्लिका के बारे में कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट एक्सेस है। आपके पास ही में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी। अब सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी है क्या, जब हम सीक्वेंस के अंदर यानी सेम सिक्वेंशियल ऑर्डर को यूज़ करते हुए डेटा को एग्जीक्यूट कराते हैं किसी एक प्रोसेस से लेकर दूसरे प्रोसेस तक या एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन तक, तो इसे हम कहते हैं सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी। प्रॉपर अगर वर्डिंग देंगे तो हम कहेंगे कि द रिजल्ट ऑफ एनी एग्जीक्यूशन इज द सेम एज इफ द रीड और राइट ऑपरेशन बाय ऑल प्रोसेस ऑन द डेटा स्टोर वर एग्जीक्यूटेड इन द सेम sequential order and the operation of each individual process appear in the sequence of the order specified by its program। यानी कि आपको कहा गया कि लाइक आप रीड से राइट की तरफ जाते हो। अब हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं, हमने कोई ऑप्शन मतलब नहीं सिलेक्ट किया, अब ये सिंपल रीड कर रहा है। जैसे ही हम ड्रॉ को क्लिक करते हैं तो हम राइट की तरफ बढ़ गए। अब इस राइट के पीछे एक मैकेनिज्म चला, यानी कि वो मैकेनिज्म यानी वो सीक्वेंस वाइज वो उसने वर्क किया ना, उसने ऑर्डर परफॉर्म किया, उसने ऑर्डर दिया, उसने कहा जो डेटा स्टोर है उसे एग्जीक्यूट करें ताकि दूसरा ऑपरेशन हो सके, यानी रीड को हम राइट में ट्रांसफ़र कर सकें। तो सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी इस पे वर्क करता है। नेक्स्ट ये एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स आपके पेपर में नहीं आती, इसमें ज़्यादातर कॉन्सेप्ट वाइज चल होता है, लाइक जो हैंड आउट में होता है वही और होता है। यहाँ पे हमें कैजुअल कंसिस्टेंसी के बारे में कहा गया था कि जो कैजुअल कंसिस्टेंसी है वो कुछ रूल्स ओबे करती है, डेटा स्टोर के रूल्स। अब वो क्या है,
अब डेटा स्टोर कहता है देखिए जी, अगर आपने मुझसे काम करवाना है ना, तो आपने जो भी चीज़ लिखनी होगी ना, वो पोटेंशियल कैजुअली रिलेटेड होनी चाहिए और सारे के सारे प्रोसेस उसे देख चुके हों। नेक्स्ट उसने कहा कि जो कॉन्करेंट जिसके ऊपर हम राइट करेंगे ना, वो भी मुख्तलिफ ऑर्डर्स को लेते हुए डिफरेंट मशीन्स पे जाए और उस सारे को वो प्रोसेस किया जाए, तब जाके मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ये थिंग। सो हमें पता चला कि डेटा स्टोर जो है वो फुल कंट्रोल रखता है प्रोसेस के ऊपर। ये आपके पास एक एमसीक्यूज था, लाइक अगर दो प्रोसेस जो होते हैं वो अगर स्पॉन्टेनियसली और सिमल्टेनियसली राइट कर रहे हो ना दो मुख्तलिफ डेटा आइटम्स को, तो वो कभी भी कैजुअली रिलेट नहीं होते। जो ऑपरेशन हो रहे होते हैं ना, जो कि कैजुअली रिलेट हो रहे होते हैं ना, उन्हें हम या यूँ कह लें कि जो अब शुरू में हमने बात की कि वो प्रोसेस जो कि स्पॉन्टेनियसली और सिमल्टेनियसली दो मुख्तलिफ डेटा आइटम पर लिख रहे हैं, उन्हें हम कैजुअली रिलेट नहीं कहते। अब ऐसे ऑपरेशंस को हम क्या कहते हैं? ऐसे ऑपरेशंस को हम कॉन्करेंट कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसे ऑपरेशंस को हम कॉन्करेंट कहते हैं जिसके अंदर दो एक साथ नहीं लिख रहे होते। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आ रही होगी, लेक्चर पसंद भी आ रहा होगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी किया करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके और आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट आपके पास आता है क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल। अब क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल है क्या? ये एक स्पेशल क्लास ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोर है जिसको करेक्टराइज किया गया कि इसमें सिमल्टेनियसली अपडेट जो होते हैं वो लैग होते हैं, यानी कम होते हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हमने एम्फसाइज किया कि maintaining constant view of thing for the individual client process that is currently operating on the data store। बहुत इसे अगर मैं आसान कर दूं, मैं कहूँगी कि क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स? बिकॉज उसके पास सिमल्टेनियसली अपडेट नहीं हो रहे होते। तो जो एम्फसाइज होता है ना, उसमें हम कॉन्शियस व्यू डाल देते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। अब जब इंडिविजुअल यूज़ करता है उस प्रोसेस को, तो उसे पता चल जाता है कि डेटा स्टोर के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, यानी हम हिट्स प्रोवाइड कर देते हैं। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। अब इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी को हमने उसमें बताया था कि वो इवेंचुअल होती है। इवेंचुअल है क्या? ये मॉडल जो है ये स्टेट करता है कि जब हम किसी भी सिस्टम के अंदर अपडेट्स ना हो रही हो ना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो इवेंचुअली जो होता है वो अपडेट्स को प्रोपोगेट कर देता है उस सिस्टम पर, और जितने भी रेप्लिकास होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं। तो याद रखिएगा, अगर पूरा इसकी प्रॉपर वर्डिंग में आएगी तो हम कहेंगे कि जो इवेंचुअली consistency model state that when no update occur for a long period of time, eventually all update will propagate through the system and all the replica will be consistent। क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल जो होता है वो ओरिजिनेट किया गया था फ्रॉम द वर्क ऑफ बेयो। अब तो इसने डेटाबेस डेवलप किया था, उसमें मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में बात की थी। अब इस इंसान ने ज्यूम करवाया था कि जो नेटवर्क है वो कनेक्ट करेगा, जो उसकी कनेक्टिविटी है वो अनरिलायबल है और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल है, तो एग्जांपल जैसे कि मैंने पहले आपको बताई कि नहीं आती। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। देखें जी, यहाँ पे आपको एक उन्होंने डायग्राम दे दिखाया कि क्लाइंट कैसे मूव कर रहा है, क्लाइंट सर्वर कंसिस्टेंसी। अब जो क्लाइंट के अंदर हम अगर शुरुआत में देखें ना, सबसे पहले पोर्टेबल हमारे पास कंप्यूटर था। पोर्टेबल कंप्यूटर ने मैसेज सेंड किया कि उसने बताया कि देखिए जी, वो रेप्लिका के साथ कनेक्ट हुआ पोर्टेबल कंप्यूटर। अब रेप्लिका से उसने क्या किया, रेप्लिका को ज़रूरत थी मेंटेनेंस की, वो डेटाबेस के अंदर इंटर हुआ, वहाँ पे बहुत सारे वाइड एरिया नेटवर्क मौजूद था, वो वहाँ से होता होता उसने वर्क किया। देन उसने रीड और राइट ऑपरेशन करते हुए वापस पोर्टेबल कंप्यूटर को बताया कि देखिए जी, इस डेटाबेस के अंदर आप इस तरह मूव करोगे तो आप रीड और राइट करोगे, यानी कि इस क्लिक को इस दोबारा सेलेक्ट करने तक जो प्रोसेस होता है वो ये है सारा, एक क्लिक से दूसरे क्लिक तक जाने में। नेक्स्ट ये आपके पास आता है क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल के अंदर मोनोटोनिक रीड।
अगर प्रोसेस जो है वो रीड कर रहा है ना वैल्यू को, लाइक डेटा आइटम उसने कहा ये एक्स है, तो जितनी सक्सेसिव रीड होंगी ना, वो जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो एक्स पर होंगे, क्योंकि प्रोसेस जो है उसे पता है कि हम जब भी रिटर्न करेंगे वो रीसेट वैल्यू पर ही रिटर्न करेंगे। मोनोटोनिक रीड कंसिस्टेंसी जो होता है ये गारंटी करता है कि अगर प्रोसेस जो है वो वैल्यू एक्स को देख रहा है ना एट टाइम टी, तो वो कभी भी ओल्डर वर्जन ऑफ एक्स को नहीं देखेगा। मोनोटोनिक रीड एग्जांपल में हमारे पास ये आ जाता है, ऑटोमेटिकली रीडिंग योर पर्सनल कैलेंडर अपडेट फ्रॉम डिफरेंट सर्वर। मोनोटोनिक रीड जो होता है वो गारंटी करता है कि यूज़र जो है वो हर अपडेट को देखेगा, नो मैटर कि सर्वर ऑटोमेटिक रीडिंग कर रहा है या नहीं। यानी कि वो हर यूज़र को बताएगा कि देखिए जी यहाँ पे अपडेट्स हैं। अब वो ये नहीं देखेगा कि आया इस सिस्टम पर वो ऑटोमेटिक रीडिंग कर रहा है या नहीं, वो सिंपल से जाके बता देगा। नेक्स्ट ये आपके पास आता है मोनोटोनिक रीड कंसिस्टेंट डेटा स्टोर। सिचुएशन जिसके अंदर मोनोटोनिक रीड कंसिस्टेंट होती है वो कभी भी गारंटी नहीं होती। हाँ, अब अगर एक प्रोसेस है जिसका नाम हमने पी दिया, उसने रीड किया x1 को एट अ टाइम l1, तो वो लेटर जो उसके परफॉर्मेंस का ऑपरेशन होगा ना वो सेव हो जाएगा rx2 पर एट टाइम ऑफ l2, लाइक दिस। अब राइट ऑपरेशन जो होता है किसी भी प्रोसेस के ऊपर, अगर वो डेटा आइटम में एक्स को हम सपोज जैसे एक्स कर रहे हैं ना, तो वो कंप्लीट करेगा सक्सेसिव राइट ऑपरेशन को एक्स बाय द सेम पीरियड। यानी एक उसने डेटा आइटम लिया, दूसरा उसने राइट ऑपरेशन लिया, दोनों की वैल्यू को वर्क किया, उस पर ऑपरेट किया, तो उसे सक्सीड करेगा, यानी उसके पूरे रिजल्ट को वो लेके आएगा दोनों ही एक्स वैल्यूज पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। कहीं में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। रीड योर राइट। अब हमने क्लाइंट सर्वर में बात की थी ना कि रीड योर राइट, तो इसमें क्या हमें बताया गया, इसमें कहा गया कि जो अफेक्ट होता है ना रीड ऑपरेशन का, अगर हम डेटा आइटम एक्स पर प्रोसेस कर रहे हैं तो वो हमें हमेशा सक्सेस रीड ऑपरेशन दिखाएगा एक्स के ऊपर। नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट पेपर वाइज कुछ भी नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था जी वीक नंबर 8। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।